बच्चों नमस्ते। आज हम द्वितीय वर्ष कला में समाजशास्त्र विषय के दूसरे प्रश्न पत्र भारत में सामाजिक समस्या के अंतर्गत दहेज के बारे में, डॉवरी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, डॉवरी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, दहेज का नाम लेते ही अपने दिमाग में आता है हिंदू विवाह, क्योंकि हिंदू विवाह से संबंधित ये एक समस्या है। हिंदू विवाह से संबंधित विभिन्न समस्याओं में से दहेज की समस्या एक बहुत ही भीषण समस्या है। हमारे यहाँ पर शिक्षा के प्रचार प्रसार और जीवन स्तर में सुधार के साथ साथ दहेज की घटनाएं भी लगातार बढ़ने लग गई है, क्योंकि दहेज में आर्थिक पक्ष रहता है महत्वपूर्ण, और आर्थिक पक्ष के कारण यह बहुत ही ज्यादा फैल रहा है। तो इसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे, है ना। दहेज का अगर हम अर्थ जानना चाहें तो दहेज के बारे में सामान्यतः दहेज उस धन या संपत्ति को कहते हैं जो विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है। मतलब लड़की के माता पिता के द्वारा लड़के के माता पिता को विवाह से पूर्व, विवाह के समय या विवाह के बाद जो आर्थिक या जिसको कहते हैं धन संपत्ति दी जाती है, चाहे वो कैश के रूप में हो चाहे वो वस्तु के रूप में हो, उसे हम दहेज कहा जाता है। तो यह कैसे होता है? दहेज वह वर मूल्य होता है, मतलब वर का मूल्य है ये, जो वर के, जो मतलब लड़के के व्यक्तिगत गुण, या तो बहुत उसमें सुंदरता है, बहुत हाईली क्वालिफाइड है, पढ़ा लिखा बच्चा है, शिक्षा अच्छी उसके प्राप्त कर ली है, बहुत अच्छा व्यवसाय कर रहा है, बहुत अच्छे कुल का तथा परिवार का उसकी स्थिति है, तो इस आधार पर लड़की के माता पिता के द्वारा लड़के के माता पिता को जो धन संपत्ति दी जाती है या वस्तु दी जाती है, उसे हम दहेज कहते हैं। इसमें कभी कभी ये भी आता है कि वर मूल्य और दहेज में अंतर किया जाता है। दहेज लड़की के माता पिता स्नेहवश देते हैं, यह पूर्व निर्धारित नहीं होता है और कन्या पक्ष की सामर्थ्यता पर निर्भर होता है, जबकि वर मूल्य में ये सब चीजें आती है कि व्यक्तिगत गुण और ये सब चीजें उसमें आती है। जैसे अच्छे शिक्षा प्राप्त धनी अच्छे व्यवसाय या नौकरी में लगे एवं उच्च कुल के वर्ग को प्राप्त करने के लिए आज कन्या के पिता को अच्छा खासा दहेज देना होता है। शिक्षा एवं सामाजिक चेतना की वृद्धि के साथ दहेज घटने की बजाय और बढ़ रहा है। वर्तमान में तो दहेज प्रथा का स्वरूप बहुत ही विकृत हो चुका है। अब इसके कारण क्या है दहेज के? तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर जो कारण है, पहला जीवन साथी चुनने के सीमित क्षेत्र हैं। सीमित कैसे हैं? कि हमारे यहाँ पर जो जाति व्यवस्था है उसमें बाउंडेशन है। जैसे जीएस घुरी ने कहा था कि जाति की एक विशेषता क्या है, कि जाति क्या है, उसकी विशेषता क्या है? इंडोगेमी इज द एसेंस, मतलब अंतर्विवाही समूह है जाति। तो जो भी व्यक्ति होगा वो अपने ही जाति के अंतर्गत विवाह करता है और करेगा, ये प्रतिबंध है। तो इस कारण से जीवन साथी चुनने के सीमित क्षेत्र हो गए, मतलब व्यक्ति अपनी जाति के बाहर दूसरी जाति में वो विवाह नहीं कर सकता है। इसलिए क्या होता है कि व्यक्ति की या तो लड़की की या लड़की के माता पिता की मजबूरी हो जाती है कि उसको उसी जाति में विवाह करना है, और जाति में चुनने के जीवन साथी चुनने के सीमित क्षेत्र होते हैं। तो जो अच्छे लड़के हैं तो उन कम होते हैं, तो उनको फिर खुश करने के लिए या उनको प्रसन्न करने के लिए धन संपत्ति देकर उन्हें मनाया जाता है और उनसे विवाह किया जाता है। तो पहला कारण तो ये है कि जीवन साथी चुनने के हमारे यहाँ पर सीमित संसाधन है, सीमित क्षेत्र है, इस कारण से दहेज की प्रथा बहुत अधिक बढ़ी है। दूसरा, बाल विवाह। बाल विवाह के कारण
वर एवं वधू का चुनाव उनके माता पिता द्वारा किया जाता है और वे अपने लाभ के लिए दहेज को मांगते हैं। बाल विवाह में मतलब वर को भी कुछ मालूम नहीं होता है, वधू को भी कुछ मालूम नहीं होता है, बच्चे होते हैं उनको तो कुछ खेल खेल में पता भी नहीं पड़ता है और उनका विवाह कर दिया जाता है। लेकिन वही ऊपर की बातें, उस पर अगर परिवार कुलीन है, उच्च कुल का है और परिवार की स्थिति अच्छी है, तो लड़की के माता पिता सोचते हैं कि यार अच्छा परिवार है तो बच्चे की शादी अभी कर दो। तो इसमें क्या परिवार के सौदेबाजी हो जाती है, परिवार के बीच के में हो जाता है। लड़का लड़की का कोई उसमें महत्व नहीं रहता है, लेकिन परिवार के आधार पर उसको विवाह किया जाता है बच्चे का, मतलब बच्चे के माता पिता के द्वारा विवाह किया जाता है और वो आर्थिक सौदेबाजी हो जाती है। तो इस बाल विवाह के कारण भी दहेज बहुत अधिक बढ़ता है। तीसरा है विवाह की अनिवार्यता। हमारे यहाँ पर शास्त्रों में लिखा गया है चार पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म की स्थापना या धर्म की निर्वहन करने के लिए व्यक्ति को विवाह करना आवश्यक है। कि हमारे यहाँ लिखा हुआ है कुछ धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, कुछ संस्कार किए जाते हैं, उसमें मतलब विवाहित होना अनिवार्य है। अगर वो विवाहित नहीं है तो वो चीजें वो नहीं कर पाएगा। इस कारण से विवाह की अनिवार्यता के कारण भी दहेज की स्थिति पैदा होती है और दहेज दिया और लिया जाता है। चौथा, कुलीन विवाह। कुलीन विवाह क्या होता है कि जब लड़की के माता पिता अपने से उच्च कुल के लड़के से, मतलब कुल मतलब रेपुटेशन, सामाजिक प्रतिष्ठा, अगर अपनी लड़की का विवाह अगर वो मध्यम है और वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी उच्च कुल में जावे या उच्च परिवार में जावे, तो वो उसके लिए उसका आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं और उस कारण से वो उच्च कुल में विवाह हो जाए इसलिए वो भी देते हैं। और लड़के वाले भी मांगते हैं कि तुम तो नीचे कुल के हो, तुमको अगर हमारे से विवाह करना है, हमारे बच्चे से विवाह करना है, तो तुमको इतना पैसा या इतनी संपत्ति हमको दोगे तो हम तुम्हारी बेटी से शादी करेंगे। तो ये कुलीन विवाह के कारण भी ये समस्या बहुत अधिक बढ़ती है। फिर है शिक्षा तथा सामाजिक प्रतिष्ठा। वर्तमान समय में शिक्षा एवं व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का अधिक महत्व होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह शिक्षित एवं प्रतिष्ठित लड़के के साथ करना चाहता है। कि कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी का विवाह ऐसे घर में हो जहाँ अशिक्षा हो, उस परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं हो, कोई भी नहीं चाहेगा। तो ऐसा करने के लिए उसे दहेज देना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लड़कों की समाज में कमी पाई जाती है। तो ये पांचवा पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट है महत्वपूर्ण है धन का महत्व। धन का महत्व आप जानते हैं, अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द ही सभी चीजें घूमती है। तो धन का महत्व बहुत बढ़ गया है और आज तो इसके आधार पर व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा निर्धारित होने लग गई है। पहले तो ये था कि भाई इस जाति का है तो उसकी प्रतिष्ठा है, लेकिन आजकल वो चीजें, जाति व्यवस्थाएं धीरे धीरे टूट रही है। तो अब जो सामाजिक प्रतिष्ठा का जो एक पैमाना है वो हो रहा है आर्थिक स्थिति के आधार पे। जो जितना धनवान है वो उतना उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक हो रही है। तो इस धन के महत्व के कारण भी अधिक दहेज देना पड़ता है या लेते हैं। कि व्यक्ति को भी लगता है कि मेरे पास अगर मैं इस परिवार में शादी करूंगा तो इतना पैसा मिलेगा। तो इस कारण से भी दहेज बहुत अधिक बढ़ रहा है। फिर हमारे यहाँ पर एक सामाजिक प्रथा भी है, क्योंकि हमारा समाज बहुत प्राचीन है और बहुत लंबे समय से ये प्रथाएं चल रही है। तो एक प्रथा के रूप में चल रही है। तो जो व्यक्ति अपनी कन्या के लिए दहेज देता है वो अपने पुत्र के लिए भी दहेज प्राप्त करना चाहता है। तो एक ये ट्रेडिशन बन गया है कि अगर मैं अपने बड़े बेटे के लिए शादी कर रहा हूँ तो मैं दहेज मांगता हूँ, तो
जब मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा तो उसके लिए भी दहेज देना पड़ेगा। तो एक सामाजिक प्रथा, जिसको कहते हैं कुप्रथा, एक बन गई है। फिर इसमें एक चीज और है कि दिखावा। भाई आजकल दिखावा बहुत होने लग गया कि नहीं यार, वो लड़के वाले ने लड़के लड़के वालों को तो इतना दिया, वो दिया। तो वो एक दिखावा भी एक दहेज का कारण हो रहा है, एक सोशल स्टेटस का सिंबल बन गया है दिखावा। चाहे आदमी के पास होगा नहीं, वो कहीं से ऋण लाएगा, कहीं से कुछ करेगा, मैनेज करेगा। तो इस कारण से भी दहेज बहुत अधिक बढ़ने लगा है। अब दहेज के प्रभाव। तो इस दहेज के कारण क्या क्या प्रभाव होने लगे हैं समाज पे, वो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है बालिका वध। आप समझ सकते हैं बालिका वध मतलब क्या है? कि जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो पुत्र प्राप्त होता है तो थाली बजाते हैं, लेकिन पुत्री का जन्म होता है तो मायूसी होती है कि यार इसका विवाह कैसे करेंगे, इसको बड़ा करना है, इसका शादी में कितना पैसा खर्च होगा। तो एक उस कारण से कुछ ऐसे समाज हैं या कुछ ऐसे परिवार हैं, तो वो क्या करते हैं, पुत्री के जन्म लेते ही उसका वध कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दहेज का कुप्रभाव हुआ है कि उससे बालिका वध बहुत अधिक बढ़ने लग गया है। पारिवारिक विघटन दूसरा इसका प्रभाव है। कम दहेज देने पर कन्या को ससुराल में अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं, दोनों परिवार में तनाव और संघर्ष पैदा होते हैं, और पति पत्नी का जीवन सुखद नहीं रहता है। तो उससे क्या होता है, परिवार टूटने लगते हैं। दो परिवार भी टूटते हैं जिनके आपस में बीच में संबंध हुआ है, और जिस परिवार में लड़के लड़की की शादी होती है वो परिवार भी टूटते हैं। तो एक परिवार का विघटन का काम भी होता है। तीसरा जो प्रभाव पड़ा है, आत्महत्याएं और हत्याओं का जो केस है वो बढ़ गए। दहेज के कारण आपने कितनी बार सुना होगा कि पुत्र वधू को जला के मार दिया या जहर दे दिया, ऐसा हो गया। या कितनी बार ऐसा होता है कि लड़की खुद मर जाती है, कुएं में कूद जाती है, फांसी के फंदे पर लटक जाती है। तो आत्महत्या और हत्याएं भी दहेज के कारण से होने लगी है। फिर इसका चौथा जो प्रभाव पड़ा है समाज पे, ऋणग्रस्तता। ऋणग्रस्तता मतलब कि अगर लड़की के परिवार वाले आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है और वो लड़की का विवाह चाहते हैं, तो क्या करेंगे, कहीं से उधार लाएंगे, उधार लाकर अपनी वो चीजें करेंगे, विवाह करेंगे, तो उससे ऋणग्रस्तता बने बढ़ेगी। फिर है बेमेल विवाह। बेमेल विवाह भी होते हैं कितनी बार, आपने सुना होगा कि जब कोई लड़का अच्छा नहीं मिलता है तो फिर क्या करते हैं, 60 साल का लड़का और 18 साल की लड़की, तो ये बेमेल विवाह भी होते हैं। फिर इसमें अनैतिकता भी आती है। दहेज के अभाव में लड़कियों को देर तक विवाह न होने पर कुछ लड़कियां अपनी यौन इच्छा पूर्ति नहीं कर पाती है, तो वो अनैतिक रास्ते पे चली जाती है। नेक्स्ट, अपराध में बढ़ोतरी होती है। दहेज जुटाने के लिए व्यक्ति कहीं से पैसा कमाता तो क्या करेगा, कहाँ से लाएगा, ऋण ले लेगा, ऋण से भी नहीं हुआ तो फिर क्या करेगा, रिश्वत लेगा, चोरी करेगा, टाका डालेगा, पैसा लाएगा कि उसको बेटी की शादी करनी है। तो ये अपराध को भी प्रोत्साहन मिलता है। और इसके कारण से, दहेज के कारण से क्या होता है कि महिलाओं की स्थिति निम्न हो जाती है। कि मतलब महिलाओं को एक निम्न स्थिति में आना पड़ता है, उनकी स्थिति बहुत दयनीय रहती है, क्योंकि फिर महिलाओं को क्या एक उपभोग की वस्तु के रूप में माना जाता है। तो महिलाओं की स्थिति निम्न हो जाती है। और फिर इसके बाद एक प्रभाव बहुत पड़ता है कि मानसिक बीमारियां इससे बहुत अधिक होती है। जब व्यक्ति परिवार में पारिवारिक उसको शांति नहीं मिलती है, तो उसको तनाव, पागलपन, बहुत सारी चीजें, ये अन्य चीजें उसको बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो ये इसके दहेज के प्रभाव हैं। अब दहेज को रोकने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए सरकार के द्वारा, तो एक दहेज निरोधक अधिनियम 1961 बनाया गया। यह अधिनियम 1 जुलाई 1961 से लागू हुआ है। इसमें ये है कि कुछ चीजें बातें हैं, विवाह के पहले या बाद में विवाह की एक शर्त के रूप में एक पक्ष या व्यक्तियों द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई कोई भी संपत्ति, मूल्यवान वस्तु दहेज कहलाएगी। मतलब उसमें दहेज को परिभाषित किया गया है।
चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी एक परिवार से दूसरे परिवार को दिया जाता है तो वो दहेज किस श्रेणी में है। विवाह के अवसर पर दी जाने वाली भेंट उपहार को दहेज नहीं माना जाएगा। दहेज लेने देने वाले इस कार्य को में मदद करने वाले व्यक्ति को 6 मास तक की जेल और 5,000 रुपये का दंड दिया जा सकता है। दहेज लेने व देने में संबंधित किए गए समझौते को गैर कानूनी माना गया है। विवाह में दहेज के रूप में दी गई वस्तुओं पर पत्नी का अधिकार होगा। अधिनियम की धारा 7 के अनुसार दहेज संबंधी अपराध की सुनवाई प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट कर सकता है और ऐसी शिकायत लिखित रूप में 1 वर्ष की अवधि में की जानी चाहिए। किंतु इस अधिनियम में कई कमियां भी थी, बाद में उसे दूर कर दी गई। तो इस प्रकार से दहेज निरोधक अधिनियम भी हमारे देश में कार्यरत है, जो दहेज को रोकने में काफी प्रभावी रहा है। तो ये आज हमारा चैप्टर था दहेज के ऊपर। तो कोई समस्या हो बताना। थैंक यू।